बड़ा ही इंस्पायरिंग रहेगा, मोटिवेशनल है। तो आप पढ़िए उनकी, कभी कभी समय निकाल के आप लोगों को सब चीजें पढ़ती रहनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि वोकैब जनरेट होता है, आपका सोचने का एक तरीका बदलता है। फिर जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वहां पर ये सब सेंटेंस आपको कोट करने के लिए बेहतरी होगा। जब ये कोट करके लिखेंगे ना तो नंबर अच्छा खासा मिलता है। कि उसकी साम्राज्य की सफलता ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा था। एक्सप्लेन, अगर हम देखें कि उसने कई तरह का रिफॉर्म किया था। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया था, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किया था, मिलिट्री रिफॉर्म्स किया था। तो रिफॉर्म्स के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि वो जान रहा था कि जैसे अगर हम एक बात कहें कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, अगर ऐबक ने एक नींव डाली तो इल्तुतमिश ने क्या किया, एक दीवार बनाया, एक छत डाल दिया। बलबन आया तो उसको और मजबूती दिया, उसको सल्तनत को और मजबूती दिया। लेकिन उसकी साफ सफाई और एक बेहतर जीवन जीने के लिए, रहने के लिए जो बिल्डिंग और किला बनाने की बात थी, वो किया था अलाउद्दीन ने। इसी तरह कंपेयर अगर आप करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वारेन हेस्टिंग्स जब आया था 1773 में, तो उसने क्या किया था, नींव रखा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस नींव पर एक बिल्डिंग बनाया। और वेलेस्ली जब आया और उसके बाद हेस्टिंग्स आया, लॉर्ड हेस्टिंग्स आया, तो एक मजबूत किलाबंद घर बना दिया। और फिर वहां से ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट हो गया रेगुलेट करना। ठीक वही काम यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली, इल्तुतमिश ने एक घर बनाया, बलबन ने घर को थोड़ा मजबूती दिया, और अलाउद्दीन आया तो एकदम मजबूती और साथ में फोर्टिफाइड कर दिया कि इस किले के अंदर अब कोई नहीं प्रवेश करेगा। और अलाउद्दीन जहां जहां पर एक तरह से क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन पाया जा रहा था, वहां चीजों को एक तरह से रेक्टिफाई किया। फिर ये समझा कि कहां कहां प्रॉब्लम कौन कौन कर रहा है। तो प्रॉब्लम वो समझ रहा था कि प्रॉब्लम कहीं बाहर से नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। प्रॉब्लम हमारे सल्तनत के अंदर, हमारे प्रशासन के अंदर, हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर समस्याएं हैं। हाँ, इंटीरियर रिफॉर्मेशन कह सकते हैं, इंटीरियर रिफॉर्मेशन की बात आ गई। तो इंटीरियर रिफॉर्मर एक तरह से था कौन, अलाउद्दीन। कि निरंकुश होने के लिए कि अगर हम डेस्पोटिक हैं तो व्यवस्था भी उस तरह की होनी चाहिए। अगर आप कब बोल्डली कहीं पर एक्शन लेते हैं, जब आप अपने पक्ष में क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, तभी आप बोल्डली कोई स्टेप लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब कॉन्फिडेंस आपका लूज रहेगा तो आप बोल्डली स्टेप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको डर है कि हो सकता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो। तो जब कभी बोल्डली स्टेप लेना होगा तो क्या होगा, जैसे अभी आपसे कहे कि क्या इस बार आरओ आप निकालेंगे, तो आप सस्पिशन में आ जाएंगे कि निकालना हो सकता है, सब नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप कॉन्फिडेंट खुद नहीं है, खुद उस तरह की पढ़ाई आपने नहीं किया। तो इसलिए अपने निरंकुशता को एस्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउद्दीन ने क्या किया, प्रशासनिक सुधार, राजस्व सुधार और मार्केट सुधार, इस पर उसने बल दिया। अब इस पर एक और आगे लिखिए, एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का विस्तार। अलाउद्दीन के दो कमांडर थे, एक थे उलूग खान और दूसरे थे नुसरत खान। उलूग खान एवं नुसरत खान, ठीक है, उनके दो मिलिट्री कमांडर थे। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन के एक्सेशन से ही सल्तनत का साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हो गया। साम्राज्यवादी युग का, साम्राज्यवादी का मतलब, इंपीरियलिज्म का मतलब आप क्या समझते हैं? इंपीरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवादी एक विचारधारा होती है। जैसे ब्रिटिशर्स जो थे क्या थे, साम्राज्यवादी विचारधारा से थे कि अपने साम्राज्य को विस्तार दे रहे थे। और साथ ही साथ उनके दिमाग में क्या था कि साम्राज्य को जब विस्तार देंगे तो साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कॉलोनियल इन्वेस्टमेंट भी होता था, कॉलोनी डेवलप करते थे। और उस कॉलोनी को क्या करते थे,
कि रिजर्व कर लेते कि ये मेरा है, यहाँ की सारी रॉ मटेरियल किसकी होगी, मेरी होगी। अगर हम ये कहते हैं कि रसिया को 1991-92 में 14 गणराज्यों में डिवाइड कर दिया था बाय द डिप्लोमेटिक एक्शन ऑफ अमेरिका, यूएस के कूटनीति के द्वारा क्या रसिया को 14, अदरवाइज पहले क्या था, यूएसएसआर था। यूएसएसआर के बाद अब क्या हो गया, केवल रसा हो गया। बाकी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जो यूक्रेन है, पहले ये किसका पार्ट था, रसा का पार्ट था। लेकिन 14 गणराज्यों में क्या कि रसा अमेरिका ने क्या किया, तोड़ दिया। तोड़ने से क्या हो गया कि रसा का जो पावर था वो कम हो गया। और उस तोड़ने के बाद जो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो कि मिनरल रिच प्रदेश है, उस पर कंट्रोल किसका आ गया, अमेरिका का आ गया। तो नहीं चाहते हुए भी अमेरिका ने इनडायरेक्ट वे में इसको कॉलोनी बना लिया कि उसके जितने मिनरल रिसोर्सेज थे वो किसके पास जा रहे थे, अमेरिका के पास जा रहे थे। अगर सऊदिया में किसी भी तरह का बोको हरम, चाहे कि ये इस्लामी जो चीजें चलती हैं, तो उसके पीछे हाथ किसका है, आ जाइए। ओसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला कौन है, यूएस है। क्यों किया, क्योंकि जब तक सेंट्रल एशिया को हम अनस्टेबल नहीं करेंगे, तब तक सेंट्रल एशिया का जो मिनरल्स है उस पर वो अपना हाथ कब्जा नहीं जमा सकता है। तो सेंट्रल एशिया को डिस्टर्ब करने के पीछे का कारण यही था कि यूएसए चाहता था कि इसका जो मिनरल्स है, जो इसका पेट्रोलियम है, वो किसके पास जाए, यूएस के पास जाए। इसीलिए ओसामा बिन लादेन आ गए। अगर उनके पास कहां से इतना मैकेनाइज्ड और इतना एडवांस वेपन्स आ जाएंगे, वो क्या फैक्ट्री खोला था। लेकिन जब देखा कि यही भस्मासुर बन गया, भाई पहले हमने क्रिएट कर दिया, शंकर जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिसके सर पर रखो तो वही भस्म हो जाएगा। फिर कहा कि लाओ पहले तुम्हें को हम रख लेते हैं। तो जब ये भस्मासुर बन गया ओसामा बिन लादेन, तो यूएस के सर में क्या हो गई, हेडेक हो गई। समझ में आ रहा है ना, चाहे बोको हरम है, चाहे ये जितने हैं, ये कौन है, ये किसके देन है, यूएस के देन है कि सेंट्रल एशिया क्या रहे, डिस्टर्ब रहे। और डिस्टर्ब रहेगा तो पेट्रोलियम जो मटेरियल है वो किसके पास जाएगा, यूएस के पास जाएगा। यही मेन उसकी कहानी है। अनस्टेबल कर रखे रहो। और तो अलाउद्दीन क्या किया कि अलाउद्दीन जब इंपीरियलिज्म का मतलब क्या था कि जब साम्राज्य विस्तार करेंगे, देवगिरी पर भी हमारा शासन रहेगा, तेलंगाना पर भी हमारा शासन रहेगा, दक्षिण पर हमारा शासन रहेगा। तो तेलंगाना में क्या, आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में हीरे का खदान थी, कर्नाटक में क्या था, सोने की खदान थी। तो इस सब पर किसका अधिकार हो जाएगा, इनडायरेक्टली अलाउद्दीन का हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कि साम्राज्य और सल्तनत क्या हो जाएगा, इनरिच होगा। अगर इनरिच होगा तो जितना ही पावरफुल होगा उतना ही इसकी स्टेबिलिटी में चार चांद लगती रहेगी। यही कहानी थी इंपीरियलिज्म की, अलाउद्दीन की। और उसके बाद क्या कहा कि मिलिट्री को रिफॉर्म करके मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि उसे बार बार डर किससे था, मंगोल अटैक से डर था। तो मंगोल के अटैक से डर का उसने मिलिट्री भी रिफॉर्म किया कि हमको उस तरह की आर्मी या फौज चाहिए जो कि दिखावटी या कहने की नहीं हो, बल्कि वो फील्ड में भी उसी तरह काम करे। तो दाग और चेहरा जो प्रथा स्टार्ट किया था कि जिससे ये न हो कि कोई भी व्यक्ति जाए और कोई बढ़िया घोड़ा दाग दिखा के और सारा हुआ घोड़ा लेके चलता रहे। तो उसने कहा कि नहीं, जो दिखाएगा तो ठप्पा लग जाएगा, ब्रांडिंग कर दी जाएगी उसकी। तो दाग और चेहरा दो तरह, चेहरा मतलब कि डिस्क्रिप्शन रख दिया गया उस सैनिकों का डिस्क्रिप्शन, और दाग मतलब घोड़े पर दाग दिया जाता, ब्रांडिंग कर दी जाती थी। मार्केट को अगर उसने रिफॉर्म किया तो उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि उसे एक विशाल आर्मी रखना था और विशाल आर्मी को उतना बड़ा सैलरी वो नहीं दे सकता था। तो उसने क्या किया, मार्केट को ही सब्सिडाइज कर दिया। तो मार्केट को सब्सिडाइज किया तो आर्मी के साथ साथ जो प्रजा थी उसका भी सुधार हुआ, उसको भी राहत मिली। टेंशन चाहिए हमको, क्योंकि हम जितना मेहनत से आपके साथ काम कर रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे लड़के सब आईएएस बने। कहीं भी आप बन के जाएंगे तो कभी तो नाम लेंगे, भूले भटके करिए एक गुरु जी थे, ठीक पढ़ाते थे, हाँ ठीक पढ़ाते थे। मिलने पर क्या हो जाएगा कि अरे गुरु जी, अरे नहीं नमस्कार, तो हाथ तो मिला ही लेंगे, कह रहे गुरु जी और कैसे हैं। ऐसे ही होता है, बहुत लोग हैं पढ़ाए हुए लोग।
तो ठीक है, तो हमने सारा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या रेवेन्यू रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स के पीछे का अलाउद्दीन का कारण क्या था, कि अगर उसको अपनी निरंकुशता को एस्टैब्लिश करनी थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, निरंकुशता को एस्टैब्लिश करने के लिए कहने को पहले सब चीज अपने मजबूत में अपने भी फॉलो करेगा ना। बलबन क्या किया था, बलबन खुद भी डिसिप्लिन को फॉलो करता था और दूसरे को भी बाध्य करता था बाध्य करने के लिए। अगर वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेगा तो फिर कोई फॉलो नहीं करेगा। अगर आप किसी को शिक्षा दे रहे हो तो पहले आप शिक्षा दो तो पहले आप उस चीज को क्या करो, खुद को अनुसरण करो। गांधी जी ने इसीलिए 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या कि जब एक व्यक्ति ने कहा कि गांधी जी खादी तो बहुत महंगा है और आप जोर दे रहे हैं कि हम खादी पहने, तो पहने कहां से, तो गांधी जी ने कहा उसी दिन अपने गांधी ने सारे वस्त्र त्यागा और एक धोती जो लपेटा और उसी से वो खादी के थे। हे राम रघुपति राघव राजा राम पति तप नहीं, वो नहीं पहनते थे। अरे आप एक बार उनका ऑटोबायोग्राफी अगर कहीं आपको लाइब्रेरी मिले तो पढ़िए, बड़ा ही इंस्पायरिंग रहेगा, मोटिवेशनल है। तो आप पढ़िए उनकी, कभी कभी समय निकाल के आप लोगों को सब चीजें पढ़ती रहनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि वोकैब जनरेट होता है, आपका सोचने का एक तरीका बदलता है। फिर जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वहां पर ये सब सेंटेंस आपको कोट करने के लिए बेहतरी होगा। जब ये कोट करके लिखेंगे ना तो नंबर अच्छा खासा मिलता है। तो कोटेशन के लिए आपको सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। कभी समय निकाल, हम नहीं कुछ करने का मन कर रहा है तो आपने उठाया कहीं लाइब्रेरी से बढ़िया से और उसको उठा के पढ़ डाला तो अच्छा लगेगा आपको, इंस्पायरिंग मतलब मोटिवेशनल रहेगा। ये सब चीजें पढ़ा, हाँ अमीनु दौला क्या नाम है, हाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं। हम लोग पढ़े भी हैं वहां अमीनु दौला में। सबसे अच्छी लाइब्रेरी उस सचिवालय में है, सचिवालय की लाइब्रेरी इंग्लिश लाइब्रेरी। आप नहीं जा सकते, जो सचिवालय कर्मी होगा वो, मतलब वहां से कोई बुक अगर इशू चाहे लोग सचिवालय में है तो करा सकते, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, क्या करेंगे इतना आप बुक लेके। ठीक है, तो लिख लो एक लाइन, तुम लोग एक लाइन लिखवाए थे। अब एक्सपेंशन की बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। तो अब क्या होगा कि एक मलिक कफूर उसका कमांडर था और उसके अंडर में एक सेना गठित हुई और लगातार वो कैंपेन किया, अभियान किया। तो अभियान को एक एक लाइन करके लिखते जाइए एक एक पॉइंट में, कि सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिए, यदि मान ये कोट कहीं आई जाए कि द इंपीरियल एरा ऑफ सल्तनत was started, the imperial era of Sultanate was started with the accession of Alauddin Khilji. सल्तनत का साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हो गया, सल्तनत का साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसी तरह का कोट मिल जाए डायरेक्ट, उसी का आंसर लिखने को मिल जाए, तो ये सब चीज ध्यान, जब बात करते हैं कि द इंपीरियल एरा ऑफ सल्तनत किसके काल को कहा जाता है, डायरेक्ट इसी तरह प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए। मेवाड़ इन 1303, मेवाड़ 1303, रणथंभौर 1307, मालवा 1305। अगर इन सबको कनेक्ट कर लें तो एक तरह से उत्तर भारत पूरी तरह से क्या हो गया, जो विंध्यन रेंज के नॉर्थ एरिया में था, नॉर्थ जोन में था, उसको पूरी तरह से क्या हो गया, अलाउद्दीन के कैप्चर में आ गया। और एक क्वेश्चन और आता है कि वो कौन सल्तनत का शासक था जो विंध्यन रेंज को क्रॉस किया था, दैट इज अलाउद्दीन। अलाउद्दीन was the first सुल्तान who crossed the विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज क्रॉस करने का मतलब साउथ में गया, तो साउथ में जाकर देवगिरी के रामचंद्र देव पर आक्रमण किया था। फिर उनको अपने मित्र भी बना लिया कि आगे के कैंपेन को जारी रखे, इसलिए बीच में एक सेंट्रल इंडिया में उसने क्या किया, एक अपने मित्र का निर्माण किया, और वो मित्र थे देवगिरी के रामचंद्र। ठीक है, तो ये लाइन हो गई। अब लिखिए, अलाउद्दीन हिमसेल्फ इन्वेडेड चित्तौड़
इन 1303 अलाउद्दीन स्वयं 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये वही चित्तौड़ है जहां वो गए थे, वो छोटा सा जो हीरो है साहित्य के राणा रतन सिंह बने थे। और इस बात की चर्चा कहां है? मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में। याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के आधार पर उस पिक्चर की रचना हुई है। ये सारी वर्णन कहां है कि सुंदर रानी थी और शीशे में देख लिया और अरे कोई भी राजा होगा जो जान रहा है कि हमारी ये पत्नी का प्रेमी है, घर बुलाएगा? लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी की ये प्रेम रस की एक अवधारणा थी जिसमें ये कहा गया था कि अलाउद्दीन को अपने घर बुलाया, दर्शन कराए, उसमें एक पंडित मिल गया, वो पंडित ने उसमें कॉन्स्पिरेसी किया, इस तमाम चीजें। दैट इज द स्टोरी ऑफ मलिक मोहम्मद जायसी डिस्क्राइब इन पद्मावत। तो पद्मावत की स्टोरी थी, ठीक है? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। तो यहां पर अलाउद्दीन स्वयं रणथंबोर चित्तौड़ पर स्वयं ही आक्रमण किया था। लस्ट ऑफ ग्लोरी, लस्ट ऑफ ग्लोरी, सॉरी ग्लोरी नहीं कह सकते, लस्ट ऑफ गोल्ड एंड हंगर ऑफ ग्लोरी मोटिवेटेड अलाउद्दीन टू स्टार्ट डेक्कन पॉलिसी। ठीक है? तो यानी कहने को लस्ट ऑफ गोल्ड एंड हंगर ऑफ ग्लोरी मोटिवेटेड अलाउद्दीन टू स्टार्ट द डेक्कन पॉलिसी या डेक्कन मिलिट्री कैंपेन, ये भी लिख सकते हैं आप, कि सोने की अपार भूख और ग्लोरी का सम्मान का, मतलब सोने की हवस कह सकते हैं यहां पर, और सम्मान की भूख ने सुल्तान को क्या किया? दक्षिण की तरफ सैन्य अभियान करने को बाध्य कर दिया। ठीक है? डेक्कन पॉलिसी स्टार्ट करने के पीछे यही था, क्योंकि उसूल रखा था कि साउथ के राज्य जो हैं वो प्रॉस्परस है और धनवान है, रिचनेस है उनके अंदर। और वो क्यों ना हो, आपने चोल वंश की तो पढ़ा नहीं है, चोल वंश का जो शासन काल था उनकी जो इकोनॉमी थी ट्रेडिंग इकोनॉमी थी, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने धन कमाया हुआ था, सोना चांदी कमाया था। और ये सोना कहां से आया था? अरब से आया था, अरब से आया था। ये है और ये अरब है। यहां सी पालवा कहां जाता था? इधर जाता था, इंडोनेशिया की तरफ जाता था। चोल यहां बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? टैक्स लेते थे। और आपने स्वयं पढ़ा भी होगा चोल शासक में कि आप राजेंद्र चोल और राजराज प्रथम ने एक तरह से श्रीशैलम और श्रीलंका पर क्या किए थे? पूरी तरह से अपने कब्जे में किए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत ने हमको कॉलोनी बनाया था 1756 के बाद, उस तरह चोलों ने कॉलोनी बनाया था श्रीलंका को, और कहा इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया किस लिए फेमस था? मलाया प्रायोजित मसाला द्वीप कहते थे, स्पाइस आइलैंड। तो यहां का बिजनेस यानी इंडोनेशिया का बिजनेस, यहां का टैक्स, ये सब क्या किया था? चोलों को प्रॉस्परस बना दिया था, धनवान बना दिया था। तभी आप देखते हैं यहां पर बृहदेश्वर का टेंपल, मीनाक्षी टेंपल, मदुरई का टेंपल, और विशाल विशाल गोपुरम टेंपल। जो बेसिकली जो सेंटम सेंटोरम है, जो गर्भगृह है, वो छोटा है, लेकिन जो गोपुरम कितना बड़ा है, विशाल काय है। तो ये चीजें किस चीज का एक्सप्रेशन है? उनके रिचनेस की एक्सप्रेशन है। रिचनेस आई कहां से? तो यहां के व्यापार से। और ये जो अरब लोग जाते थे, ये बड़ी मात्रा में इनको गोल्ड प्रोवाइड करते थे, क्योंकि कभी कभी ये बीच वही काम कर रहे थे। ये कहां से आ गया? बोलो। इन्वेजन भी कम हो गया इस वजह से। कहां पे?
साउथ में इसमें यहां पर अगर हम बात करें तो विंध्यन रेंज से आगे कोई क्रॉस करता ही नहीं था, क्योंकि यहां जो हाँ बता रहे हैं। और यहां पर क्या था, अगर केरल की बात करें तो केरल में भी अरब का व्यापार चल रहा था तेजी से बड़े लेवल पर। तो जब प्रॉस्परस कंट्री होती है ना तो ज्यादा वो क्या होता है, पीस लविंग कंट्री हो जाती है। आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो पीस लविंग सोसाइटी है। सोसाइटी कैसी है, शांति से रहने वाली सोसाइटी है। क्यों, क्योंकि प्रॉस्परस है, ट्रेडिंग सोसाइटी है। तो जो राज्य मजबूत रहेगा वो कभी भी युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ेगा, और जो कमजोर होगा वो लड़ता रहेगा। ये चाहे राज्य पर ले लो या चाहे कहीं फैमिली पर ले लो, परिवार पर ले लो, या स्लम एरिया में ले लो। स्लम एरिया में क्या है, हर चीज की लैकनेस रहती है, अभाव रहता है। तो हमेशा क्या होता है वहां पर, एक तरह से डिस्प्यूट क्रिएट रहता है, अगल बगल से झगड़ा झंझट होता रहता है। तो ठीक है, इसी तरह आप इसको बड़े लेवल पे जाएंगे, लार्ज लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे चोल अटैक कर रहा है। चोल पर कोई अटैक नहीं कर रहा है जब तक ये पावरफुल था। और चोलों ने मारा था, बंगाल तक रौद के फेंक दिया था, धर्मपाल उनका सब पर लड़े युद्ध किए थे। इंडोनेशिया, मलाया प्रायद्वीप सबको उसने रौद के फेंक दिया था केवल इसलिए कि वो कॉलोनी स्टैब्लिश कर सके, उसका राज्य इंडोनेशिया पर रह सके, जिससे कि वहां का पूरा व्यापार का कंट्रोल किसके पास रहे, चोलों के पास रहे। आप समझ में आ रहा है। इसीलिए राजेंद्र चोल ने नेवी, एक नेवल फोर्स का इन्वेजन किया था, कहां पे, मलाया प्रायद्वीप पर। जब आप लोग पढ़िएगा तो कभी पढ़ा देंगे कभी बीच में उसको, चोलों को लेकर। तो चोल बहुत अच्छा है। अब पहली बार अलाउद्दीन, और जब तक अलाउद्दीन यहां पर इन्वेजन करने आया तब तक चोलों की डेक्लाइन हो चुकी थी, चोल सत्ता अब समाप्त हो गई थी धीरे धीरे, अब छोटे से जगह पर बच गए थे। तो अलाउद्दीन उसके बाद इधर विंध्यन रेंज को क्रॉस किया था। और इंपॉर्टेंट की लस्ट ऑफ गोल्ड एंड हंगर ऑफ ग्लोरी मोटिवेटेड टू अलाउद्दीन टू स्टार्ट द डेक्कन पॉलिसी। क्लियर। अब आगे लिखिए, द पेनिनसुलर स्टेट देवगिरी, विदिन ब्रैकेट कर लीजिएगा, 1295, 306, 1313, 1295 देवगिरी, 1295, 1306 एंड 1313। देवगिरी पर 3 बार आक्रमण हुआ था, 1295 में, 1306 पर, 1306 में और 1313 में। वारंगल, वारंगल पर अटैक हुआ था 1308 में, वारंगल पर 1308 में। द्वार समुद्रम 1309, द्वार समुद्रम 1309। तो वारंगल को कहां पर आप इस समय समेकित करेंगे, वारंगल कहां मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। और द्वार समुद्रम मतलब कर्नाटक, द्वार समुद्रम एंड मदुरई, मदुरई पर है 1310 ईस्वी में। तो देवगिरी में 3 अटैक हुआ था, 1295, 1306, 1313, वारंगल 1308, द्वार समुद्रम 1309 और मदुरई 1310। ये अटैक कर कौन रहा है, मलिक काफूर, ठीक है। और एक तरह से क्या कर रहा है, अब एक चीज यहां समझने वाली है, आप थोड़ा सा समझा दे, आप समझ लीजिएगा। हाँ, उल्टा कर देना इस पे। समुद्रगुप्त के समय जा याद करो, आप एंशिएंट पढ़े थे तो, कि
और आगे की आवश्यकता नहीं है। समुद्रगुप्त यहां है, मगध, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को स्टेबल करने के लिए 3 तरह की पॉलिसी लेके चल रहा था, उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए और मध्य भारत के लिए। तो दक्षिण भारत के लिए कौन सी पॉलिसी लेके चला था? ग्रह मोक्षानुग्रह, हाँ टैक्स, ग्रह मोक्षानुग्रह इसे कहते हैं कि ग्रहण करो, उनको अपने अधीन लाओ, उनको अपनी सुप्रीमेसी को स्वीकार कराओ और फिर उसे ट्रिब्यूट लो और फिर से वापस हो जाओ। समझने को सीखिएगा। यानी समुद्रगुप्त इधर से आया, यहां तक आया और यहां से ऐसे लौट गया, लेकिन उसने कोशिश नहीं किया कि साउथ को डायरेक्ट कंट्रोल में लेने का, साउथ को डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उत्तर भारत में बैठ के दक्षिण भारत को हम प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं ले रख सकते हैं, क्योंकि वो दक्षिण भारत की जो भौगोलिक, जो ज्योग्राफिकल वो थी, कंडीशन थी, वो ऐसा नहीं थी कि हम उत्तर भारत में बैठ के इसको कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए वो क्या किया कि यहां से चला, इनको अधीनता स्वीकार करवाया, साउथ इंडिया के लोगों को, इनसे पैसा लिया और प्लस इनसे एक वो लिया, प्रॉमिस लिया कि आप प्रत्येक ईयर आएंगे और नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने मतलब आएंगे और टैक्स देके चले जाएंगे, प्रणाम करने आएंगे। लेकिन उसने कभी भी साउथ इंडिया को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं किया। तो इसलिए समुद्रगुप्त सफल रहा और उसने एक पैरामीटर तय किया कि जो भी व्यक्ति जो नॉर्थ इंडिया में बैठ के साउथ इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं कर सकता है, अगर किसी ने करने की कोशिश की तो उसका क्या होगा? उसका यहां पर जो भी किंगडम होगा या कंट्रोल होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त ने किया वही अलाउद्दीन ने किया यहां बैठ के। अलाउद्दीन आया, इनको अपनी सुप्रीमेसी एक्नॉलेज कराया और फिर लौट गया पैसा रुपए लेके। लेकिन एक गलती मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया। तो उसने क्या किया कि इसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की कोशिश किया, तो खत्म हो गया। और औरंगजेब के लिए यही बात आती है कि औरंगजेब 86 से लेकर यानी 1686 से लेकर और 1707 तक कहां बैठा रहा? साउथ में बैठा रहा। तो कहा जाता है कि स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार जिस प्रकार दक्षिण के फोड़ों ने औरंगजेब को समाप्त कर दिया। यानी औरंगजेब ने भी साउथ को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की कोशिश किया, इसीलिए औरंगजेब समाप्त हो गया। और ये पैरामीटर किसने सेट किया था? समुद्रगुप्त ने, कि आप साउथ की चूंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा नहीं है कि यहां बैठ के इसको आप अपने नियंत्रण में रख सके, तो बेहतर है कि इनको टैक्स लीजिए और इनसे प्रणाम करवाइए और छोड़ दीजिए। आपको कंट्रोल में रखना है तो केवल उत्तर भारत के राज्यों को आप कंट्रोल में रख सकते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष, क्योंकि एक समान ज्योग्राफिकल कंडीशन है चारों तरफ। समझ में आया? और ये क्वेश्चन आपका आईएएस का है, जो अभी बोले हैं स्पेन के नासूर और औरंगजेब दक्षिण के फोड़ों ने। फोड़े यहां पर किस तरह था? पर्वत पठार ही तो है यहाँ के वो ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो दक्षिण के फोड़ों ने औरंगजेब को समाप्त कर दिया। स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को जिस प्रकार समाप्त किया था, यानी स्पेन के नासूर था नेपोलियन के लिए, नेपोलियन तभी समाप्त हो गया वहां जाकर। आप वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़िएगा, अभी चलने दीजिए, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। और ये पैरामीटर समुद्रगुप्त ने एस्टैब्लिश किया। पढ़ाए होंगे जो भी सर आपको पढ़ाए होंगे इस सब चीज को। तो क्या हुआ कि उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्रम और मदुरई पर आक्रमण किया और इनको अपनी सुप्रीमेसी को अपनी अधीनता में लाया और लाने के बाद धन लिया। खच्चर पर लाद लाद के लेके खूब सोना चांदी दस जा रहा था साउथ से। अलाउद्दीन मगन हो गया मलिक कफूर पर।
इतना लाद के लाया। और इवन यहां तक किया कि रामेश्वरम में जाके एक मॉस्क का निर्माण कराया इन द मेमोरी ऑफ खलजी। रामेश्वरम में जाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? मलिक कफूर ने। कि ये किसकी याद दिलाती रहे? अलाउद्दीन खलजी की। तो अलाउद्दीन खलजी उत्तर से लेकर दक्षिण तक के पूरे सिस्टम को रोक के रख दिया। इसका हाँ वही सिस्टम हम समझ रहे हैं कि आपका ध्यान नहीं जा रहा है एलविस यादव। अरे हम भी देखते हैं सिस्टम हैंग कर जाएगा। एक और बात थी कि अलाउद्दीन जब ये किया तो क्या चीज आपको एक नया दिख रहा है? अलाउद्दीन का जो इंपीरियलिज्म था उससे क्या एक नया मिला भारत में? भारत इससे पहले कब यूनिफाइड था? उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद्रगुप्त गुप्ता के बाद। और उसके बाद पहली बार अलाउद्दीन ने इसको पूरा अपनी एक यूनिफाइड कर दिया था, बांध दिया था अलाउद्दीन। तो ये 800 साढ़े 800 वर्ष बाद फिर से पूरे भारत को पैन इंडिया को एक इंपीरियलिस्टिक या इंपीरियलिज्म के अंतर्गत ले आया गया था। ये अलाउद्दीन था। समझ में आ रहा है क्यों हम कहते हैं कि अलाउद्दीन आसान नहीं है, बहुत महान शासक है, लेकिन उसका समय कम था। अब अकबर से उसको नहीं तुलना कर सकते। अकबर दूसरा था, इतना महान नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसी कामें थी इसकी कि जो इसको महानता से दूर लेकर चला जाता है कि कुछ काम ऐसा था। लेकिन इसके जो अन्य काम थे वो बहुत अच्छा था अलाउद्दीन का। आप समझ में आ रहा है? अलाउद्दीन एक पिक्चर क्रिएट हो रही है ना कि इसकी जो इंपीरियलिज्म था, इंपीरियलिस्टिक जो एक पॉलिसी थी, उसके अंदर पहली बार 800 सालों बाद पूरे भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत फिर से लेके चला खड़ा कर दिया था। ये पहले गुप्तों के चक्कर में, गुप्तों के काल में था। स्कंदगुप्त वगैरह कुमार गुप्त जब थे तब के काल में था। आगे बढ़े, फिर हर्षवर्धन में आया, लेकिन हर्षवर्धन के विंध्यन रेंज से किसमें उत्तर पार्ट में ही रहा, क्योंकि इधर उसकी कैंपेन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी घाटी पर रोक दिया। और जो मंगोल इन्वेजन हुए थे उसको रिपल्स किसने किया था? जफर खान। जफर खान ने मंगोल इन्वेजनों को क्या करता था? एक तरह से काउंटर कर रहा था। काउंटर को क्या कह सकते हैं? जैसे विफल कर रहा था। तो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो 1298 में हुआ था उसको जफर खान ने विफल कर दिया। और उसके बाद जो कंटिन्यू 1305 में हुआ, वो देन 1305, 1306, 1307 में लगातार मंगोल इन्वेजन होता रहा और जिनको सफलतापूर्वक अलाउद्दीन ने उसका सामना करता रहा। अब अलाउद्दीन के कुछ टाइटल्स हैं, अभी इस पर कहानी बताएंगे अलाउद्दीन की टाइटल पर। अलाउद्दीन भी अलेक्जेंडर बनना चाहा, याद है ना? तो अलाउद्दीन का एक टाइटल था सिकंदर सानी। अलाउद्दीन assumed the title सिकंदर सानी। सिकंदर सानी इसका मतलब होता है सेकेंड अलेक्जेंडर। ऐसे सिकंदर सानी किसकी उपाधि थी? अलाउद्दीन की थी। उसका और भी था कि सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, इसकी और उपाधि थी सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सुल्तान, युद्ध विजेता। युद्ध विजेता ही बताते हैं किसने दिया है, युद्ध विजेता। फिर से जनता का चरवाहा, जनता का अवश्य चरवाहा, शेफर्ड ऑफ द पब्लिक। ये जो टाइटल था किसने दिया था? अमीर खुसरो ने दिया था। किसने दिया था? अमीर
खुशगांव। ये टाइटल किसने दिया था कि सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, युग विजेता और जनता का चरवाहा, ये सारे टाइटल्स किसने दिए थे? अमीर खुसरो दिए थे अलाउद्दीन को। सिकंदर शाह ने वो नहीं दिया, सिकंदर शाह ने वो एज्यूम किया था। क्यों एज्यूम किया था उस पर सुनिए। क्योंकि केवल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से वो सेटिस्फाई नहीं था, वो सैन्य विजेता के रूप में सेटिस्फाई नहीं था, वो जैसे अलेक्जेंडर विश्व विजेता बनना चाहता था, वैसे ही ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन। अब इसकी महत्वाकांक्षा इतना बढ़ गया कि कोई हारता था नहीं, और भारतीय राजाओं से तो ऐसे भी नहीं हारेगा वो, भारतीय राजा तो अभी हम बता रहे हैं, उसी लाइन पर आ रहे हैं कि इसकी महत्वाकांक्षा इतना बढ़ गया कि एक दिन घोषणा किया कि अब हम विश्व विजयी पर निकलेंगे किधर? पश्चिम की तरफ। ये बात अलाउद्दीन मुल्क, उसके जो मित्र थे दिल्ली के कोतवाल, उनको पता चली, उन्हीं से चर्चा, तो आए कहे कि, तो बताया कि अब हम सोच रहे हैं कि अब हम विश्व विजयी पर निकले। तो तब उन्होंने कहा कि आप अलेक्जेंडर नहीं हो। क्यों नहीं हो अलेक्जेंडर? क्योंकि अलेक्जेंडर के पास सुकरात जैसे गुरु थे और आपके पास ऐसा कोई गुरु नहीं है। जैसे आप इधर मुख करेंगे, एरिस्टोटल उसी क्रम में वो भी आते हैं, सुकरात भी आते हैं। तो जैसे आप इधर वेस्ट की तरफ बढ़ोगे, वैसे है दूसरे अमीर बैठ जाएगा गद्दी पर, और आप उधर तलवार भाजते रह जाओगे, दिल्ली भी हाथ से निकल जाएगी। तो ये अपना त्याग। तब उसके दिमाग में समझ में आया कि बात तो सही कह रहा है कि यहाँ अमीर बड़े दुष्ट हैं। अब सुनिएगा, यहां से उसको थ्रेट मिला किससे? अमीरों से। अब अमीरों के लिए प्रोग्राम पहले चलाएगा कि पहले इन लोगों को हम ठीक करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो केवल अलाउद्दीन खिलजी एक आदमी की बात सुनता था, और केवल अलाउल मुल्क की बात सुनता था, दिल्ली कोतवाल था। वो, उसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि अलाउद्दीन के डिसीजन को काटने की क्षमता रखता था अलाउल मुल्क, और उसकी बात तो सुन लेता था। अन्य कोई उसकी बात को न काट सकता था, न उसके सामने जा सकता था। अब मलिक कफूर को तो आप लोग जानते ही हैं, उनके प्रिय थे, हाँ बहुत ज्यादा प्रिय, वेरी क्लोज। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब ये विश्व विजेता की उसका दिमाग से निकाल लिया, तो फिर कहा कि अब नया धर्म चलाएंगे। फिर अलाउल मुल्क ने कहा कि ये भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके अभी अमीर तो आपके बस में है नहीं, नया धर्म चल, कौन आएगा इसको फॉलो करने? तो दोनों चीज त्याग करके, और फिर उस अलाउल मुल्क, अरे दिल्ली कोतवाल, इसका क्वेश्चन आता है इस पर, दिल्ली कोतवाल कौन था? अलाउल मुल्क। ये दिल्ली का कोतवाल था उस समय। ये बात जब सुना और मंगो, तब अभी पहले एक लाइन और एक फैक्ट है, उस फैक्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। For the protection from the Mongol, he made Siri his capital in 1304. For the protection from the Mongol, he made Siri his capital in 1304. मंगोलों से सुरक्षा हेतु उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपना नई राजधानी बनाया। ये दिल्ली करीब है, इधर दिल्ली से और आगरा के बीच में है। तो मंगोलों से सुरक्षा हेतु उसने सीरी को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, तो एक तरह से कहा था कि सीरी शहर का भी संस्थापक भी इसे माना जाता है। ठीक है, तो सीरी से रिलेटेड कोई भी चीज आए तो आपको ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी,
हाँ, कैपिटल अपना बनाया था। और 1504 में किस शहर की स्थापना हुई थी, ये तो आप लोग पढ़े हो गया। अरे भैया, आगरा, सिकंदर लोदी। ये तो लूसेंट वाला ज्ञान है। अच्छा, मेरे हिस्ट्री में पढ़ते हो। अच्छा, हम आएंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री में, तब तुमसे हम बात करेंगे। जब मॉडर्न में बात करेंगे, अभी तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है ये, हमको भी बहुत इस पर आराम से पढ़ाना होता है। हालांकि सीधी स्टोरी है, क्योंकि जितनी मॉडर्न में जितनी टेक्निकलिटी है, फिर से जो मॉडर्न में कई रास्ते एक साथ चलते हैं, उतना इसमें नहीं चलता। इसमें तो सीधी हिस्ट्री चलती है। हाँ, नेम बहुत टफ होता है, क्योंकि नेम कभी देख। अब वो जो बात अभी कहे थे कि इसको अमीरों से बहुत डर था। अमीर बार बार क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। जैसे इकत खां थे, मंगू खान थे, ये लोग क्या किए, रिवोल्ट कर रहे थे। तो सोचा कि ये रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं बार बार, पीछे कहानी क्या है, कि रिवोल्ट करने के पीछे कहानी क्यों है, कैसे रिवोल्ट कर लेते हैं और हमारे खिलाफ। किसके खिलाफ, अलाउद्दीन के खिलाफ। तो इसने 4 ऑर्डिनेंस पास किया, 4 अध्यादेश दिया अमीरों के लिए। पहला, कि बिना सुल्तान के परमिशन से वो किसी प्रकार के मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं कर सकते। दूसरा, कि जो अमीर लगातार गेट टुगेदर कर रहे हैं उसको नहीं कर सकते हैं। शराब ड्रिंकिंग पार्टी नहीं होगी। ये तमाम रेस्ट्रिक्शन लगा दिया किस पर, अमीरों पर, कि न ये करेंगे, न गेट टुगेदर करेंगे, न ये मिलेंगे, न किसी पर कॉन्स्पिरेसी होगी। अगर ये मैट्रिमोनियल अलायंस में जा भी रहे हैं तो विद प्रायर परमिशन ऑफ सुल्तान। सुल्तान से परमिशन लेने के बाद ही किसी भी प्रकार के वैवाहिक गठबंधन में हिस्सा लेंगे या करेंगे। ड्रिंकिंग पार्टी को मना कर दिया कि किसी प्रकार का कोई भी यहां पर ड्रिंकिंग पार्टी नहीं होगी। थी, अगर इस पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन करना हो कि उसकी साम्राज्य की सफलता ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा था। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो ना। अरे हमने ये कहा कि उसके साम्राज्यवाद की सफलता ही उसके बाएं आक्रमणों से सुरक्षा थी। मिलिट्री कैंपेन किया तो उसकी मिलिट्री की क्या हुआ, पद और प्रतिष्ठा बढ़ी। एक उसकी वैल्यू क्रिएट हुई, उसकी ब्रांडिंग हुई कि अलाउद्दीन पर अगर आक्रमण करना है तो 20 बार सोच के आक्रमण करना, क्योंकि उसने पूरे साउथ इंडिया तक अपने पताका फहराया है। और पताका से क्या हुआ, बड़ी मात्रा में धन संपदा लाया है। तो बड़ी मात्रा, अगर धन संपदा जितने लेवल में क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी लेवल में उसकी स्ट्रांग आर्मी भी होगी। फियर क्रिएट। तो इस तरह की उसे क्या था कि दक्कन की सफलता ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। ये है, और इस पर भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो आपको एक एक लाइन का अर्थ समझने का चाहिए कि क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी खड़ा हो जाएगा आपके सामने। एक लाइन में बोल दिया, बोले कहा कि स्टेटमेंट है, इसको व्याख्या करें। ठीक है, तो उसकी साम्राज्यवादी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। He would successful, अब आ गया लाइन नीचे का, he would successful counter the मंगोल, और उसने सफलतापूर्वक मंगोलों का सामना किया या मंगोल आक्रमण का सामना करेगा। कल्चरल इंटीग्रेशन, उसके इंपीरियलिज्म का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट क्या किया था, कल्चरल इंटीग्रेशन में। ये कैसे होगा बताइए। हाँ आशीष, इसका क्या मतलब हुआ, सांस्कृतिक एकीकरण। कल्चरल इंटीग्रेशन धीरे धीरे क्या हुआ,
कि दिल्ली में क्या थे, इस्लाम का कल्चर था, लेकिन साउथ में इस्लाम कल्चर नहीं था। तो जो इसका इंपीरियलिस्टिक जो वे था, उसके द्वारा क्या हुआ, यहां से इस्लाम कहां पहुंचा, साउथ पहुंचा। तो दैट इज विद द कल्चरल इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक एकीकरण हुआ उससे, कि जो दिल्ली की कल्चर थी वो कहां पहुंच गई, साउथ में पहुंची। और कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक भी एक काम कर रहा था कि जानता था कि सेंट्रल इंडिया में क्या है कि हमारी मुस्लिम जो जनता है या मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है, कम है, या मुस्लिम कल्चर वहां ना के बराबर है। तो अगर हमको पावरफुल अगर एम्पायर एस्टैब्लिश करना है तो हमें अपने राज्य की कैपिटल को कहां ले जाना होगा, एक सेंटर में ले जाना होगा। तो सेंटर में ले जाने के क्रम में एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था और समय से बहुत आगे सोचता था, लेकिन समस्या ये थी कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था। एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पाता था कि जहां तक वो सोचता था वहां तक उसके जो सराउंडिंग थी वो नहीं सोचती थी। यस, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाता था, फंस जाता था आके। और भारत की जनता आज ही करप्ट नहीं हुई है, भारत जनता प्राचीन काल से करप्ट है, ऐसी थी। तो इसकी करप्शन इसकी ब्लड में है। कहना नहीं चाहिए, हम भी भारत के लोग हैं। मोदी जी G20 करके लंका पर डंका बजा रहे हैं, अलग बात है। वो पता नहीं बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे, रियलिटी अलग चीज है। लेकिन कभी कभी आपको यूटोपिया में भी जीना चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, कल्चरल सांस्कृतिक एकीकरण की बात भी किया। समझ में आ रहा है ना कि इसके इंटीग्रेशन का महत्व कितना इंपॉर्टेंट था। तो कल्चरल इंटीग्रेशन, इस पॉइंट को लिख लीजिए। फिस्कल एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, राजस्व सुधार, राजकोषीय एंड राजस्व सुधार। तो सुधार का मतलब क्या समझते हैं आप? रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? एक तरह से नवीनीकरण और दूसरा कि अपने राजस्व को बढ़ाने का कार्य करना। रिफॉर्म क्यों लाया जाता है? कि उस कार्य में और उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, यही तो, इसलिए तो रिफॉर्म लाया जाता है। तो राजस्व की बढ़ोतरी के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो काम सब रिफॉर्म में उसने किया। तो क्या क्या काम किया कि जितना ही उसको जैसे इनाम की भूमि दी गई थी, इनाम के लैंड, वक्फ लैंड, फिर से मिल्क यानी प्रोप्राइटरशिप, इन सारे लैंड को क्या कर दिया उसने, कन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया। और ऑल लैंड्स converted into खालिसा लैंड और क्राउन लैंड। क्या कर दिया कि सभी प्रकार की भूमियों को, जैसे मिल्क में जैसे उपहार स्वरूप दिया गया है, दान स्वरूप दिया गया है, प्रोप्राइटरशिप दिया गया है, इस सारी भूमि को क्या कर लिया, जब्त कर लिया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, खालिसा लैंड। खालिसा लैंड का मतलब कि जो डायरेक्टली राज्य के कंट्रोल में लैंड हो, जो सरकारी जमीन कह सकते हैं उसको, तो सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका हो, राज्य का हो उस पर। दैट इज कॉल्ड खालिसा लैंड। और इसको मैनेज करने के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स लगेंगे और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो सीधे डायरेक्टली कहां जाएगी, गोज टू द रॉयल ट्रेजरी, वो सीधे शाही कोष में जाएगी। तो उसने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, जो इस तरह का राजस्व छितर बितर था, चारों तरफ इधर उधर फैला हुआ था, उसने क्या किया कि पहला काम क्या कि इनाम की भूमि, वक्फ की भूमि, मिल्क की भूमि, जितनी भूमि लोगों को दिया गया था फालतू में, उनको क्या किया, कॉन्फिस्केट किया, जब्त किया और कन्वर्टेड इनटू खालिसा लैंड।
खालिसा वक्फ पर इनाम की भूमि होती है। वक्फ बोर्ड में ना किसी को दे देना कि आप रखिए, आप इसकी मैनेजमेंट करिए और इसका कुछ पार्ट हमें देते रहिए। तो जो ले लिया उसका कुछ पार्ट देने का मतलब कुछ नहीं देना अपना, तो यही काम नहीं चल रहा है। तो जितना मिल्क की भूमि, इनाम की भूमि, वक्फ की भूमि जितना थी वो सबका किया, जब्त किया, जब्त करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया खालिसा लैंड। खालिसा लैंड मतलब होता है वह भूमि जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो, किसके? राज्य के। राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि, भूखंड को हम खालिसा भूमि कहते हैं। समझ में आ गया कि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले भूखंड को हम खालिसा लैंड कहते हैं, खालिसा भूमि कहते हैं। और उससे जनरेट जितनी रेवेन्यू होगी वो डायरेक्टली गोज टू द रॉयल ट्रेजरी, वो सीधे कहा जाएगी? राजकोष में जाएगी। राजकोष में गए। दूसरी चीज कि पीजेंट्स और गवर्नमेंट के बीच में 2-3 ऑफिसर्स होते थे। कौन कौन ऑफिसर होते थे? खूब, मुकद्दम, ये ऑफिसर्स होते थे। किसके? किसान के बीच, किसान और गवर्नमेंट के बीच में। ये लोग क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के रॉयल ट्रेजरी में जाते थे। तो ये लोग करते क्या थे? आज के लेखपाल साहब लोग, तो ये लोग करते क्या थे कि सीधे कहते थे कि इतना नहीं हो पाया, इतना ही हुआ। यानी उन्होंने 20 रुपया वसूला और गवर्नमेंट रॉयल ट्रेजरी पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 2 रुपया हो गया, 2 रुपया तक हो गया। ये कहते हैं कि बाकी सब एक्सपेंडिचर हो, खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये खर्च हो गया, वो खर्च हो गया। अलाउद्दीन ने कहा ये सब अब कुछ नहीं चलेगा। अब इन लोगों की ये लोग क्या करते थे? इन लोगों की जो भूमि होती थी वो रेवेन्यू फ्री भूमि होती थी। तो ये कहा अभी कुछ नहीं, इन दोनों की जो पावर थी छीन लिया और कैंसिल कर दिया। कहा डायरेक्टली राजकोष में जमा होगा। अब ये लोग बीच में नहीं आएंगे, खुद मुकद्दम नहीं आएंगे, इन लोगों की पावर खत्म कर दिया। और इसके लिए उसने एक विभाग की स्थापना की, जिस विभाग का नाम है दीवाने मुस्तक राज। ठीक है, उसके लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम है दीवाने मुस्तक राज। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के। कि किसने किया था? कि जितने भी भू राजस्व में जो व्याप्त करप्शन था उस करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए दीवाने मुस्तक राज की विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, तो लिखते चलिए तब आगे बढ़े। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। Alauddin was the first sultan of Delhi who took keen interest in fiscal and revenue administration. अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व प्रशासन में अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व प्रशासन में को सुधारने में, अब पूरा लिखो, रुचि दिखाई, कीन इंटरेस्ट, अब आ ही नहीं रहा था दिमाग में। Next point, he ordered that all state held as milk, inam. He ordered that all state held as milk, inam. इनाम रेम्यूनरेशन के नाम पर देता है। जो इनाम भूमि होती है वो किसके रेवेन्यू देती है? इन लीव ऑफ रेम्यूनरेशन या सैलरी, दैट इज कॉल्ड इनाम। करेक्ट।
इनाम एंड वक्फ, एंडोमेंट होता है, एंडोमेंट होता है, एंडोमेंट मीन्स दान। मिल्क तो प्रोप्राइटरशिप, जब किसी को दे दिया गया इसी तरह कि आप लीजिए इससे राजस्व, जैसे नहीं होता लीज पर दे देना किसी को, तो दैट इज यहां पर क्या था, मिल्क, प्रोप्राइटरशिप दे दिया गया कि इस भूमि को हमने, जो हमारे बहुत लघु भगु है किनारे, मतलब करीब, हाँ मिल्कियत, वही बात, तो वो दे दिया था, क्या दे दिया था कि इसको एक लीज पर दिया कि इतना आप रखिए, उससे इतना राजस्व हमें ठेके पर जैसे कहते हैं, इतना राजस्व हमें आप देते रहिएगा और ये आप रख लीजिए, दैट इज मिल्क। ठीक है, उसके बाद इनाम, इनाम दैट इज इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में दिए जाने वाला भूखंड। और तीसरा वक्फ, वक्फ मतलब एंडोमेंट, दान में देना हुआ, दिया जाने वाला भूमि। ठीक, वक्फ, वक्फ, अरे तुम लोग सुनते नहीं हो, वक्फ ये है। शेर शायरी बोलोगे तब नहीं खाओगे, तब उसमें गंभीरता वजन लाने के लिए उर्दू शब्द को ही थोड़ा सा उसमें पुट दिया जाता है। अगर उर्दू शब्द का पुट नहीं है शेर में, तो शेर में वजन नहीं है। He was the first sultan of medieval India। इंपॉर्टेंट सब लाइन चल रही है। He was the first sultan of medieval India who fixed the revenue on the basis of measurement, on the basis of land measurement। He was the first sultan of medieval India who fixed the revenue on the basis of land measurement। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व का निर्धारण, भूमि की मापन के आधार पर किया, भूमि के मापन के आधार पर किया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मसाहत, एंड दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड मसाहत। और इस भूमि मापन की व्यवस्था का तरीके क्या कहते थे, मसाहत। ये शब्द है, आपसे ही पूछा जाएगा कि मसाहत किससे संबंधित है। ठीक है, भू राजस्व की दर को इसने क्या किया, बढ़ा दिया। जो अभी तक था, अभी तक क्या था, 30% था ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब इसने क्या किया, 50% कर दिया लैंड रेवेन्यू। हाँ, टैक्स बढ़ा दिया, लेंगे टैक्स, राजा हूं, हम हैं, हम मोदी हैं, क्या करोगे, टैक्स बढ़ा देंगे, सिलेंडर का दाम 1100 से 2200 कर देंगे, क्या कर लोगे, हम मत देना वोट, वोट के समय फिर से हम 500 का कम कर देंगे, खुश होकर वोट दे देना, खत्म बात। लेकिन इसका एक अलग भी एस्पेक्ट होता है। किसने क्या किया कि भू राजस्व की दर को 30% से क्या कर दिया, 50% इंक्रीज कर दिया। अगर हम आज की प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो अगर टैक्सेशन को इंक्रीज किया गया या चीज जीएसटी को बढ़ाया गया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है आपको, रोड पे मिलता है, फिर से चीजों को इंफ्रा डेवलपमेंट में मिलता है, इन सब चीजों में मिलता है, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। जिस प्रकार की बहन जी की सरकार थी, तो जो आप देखते हो ना, ये नहीं, सीरियसली सुनो, जो लखनऊ की सुंदरीकरण जो हुआ था, वो बहन जी की देन है, ये जान लीजिए। जो वीआईपी रोड देखते हैं, जो पार्क देखते हैं, फिर से आप चले जाइए समता ब्लॉक चौराहा देखिए, लोहिया पथ का जो रास्ता देखिए, जितना सुंदरीकरण किया गया है, ये सारे
मायावती जी का किया गया है। ये लखनऊ सुंदर लगा, आपको सुंदर बनाने में, अब ये अलग बात है कि सुंदर बनाने में ये था कि जहां इतना लगता था वहां कुछ ज्यादा लग गया, वो अलग बात है, क्योंकि भैया ये सब तो यहाँ पर कैमरा में चल रहा है, बड़ी आफत है। नहीं, हमसे नहीं, विधायक से मतलब नहीं है, लेकिन ये तो नहीं, आप छोड़िए। तो क्या था कि वहां पर की लागत की दर को बढ़ा दिया जाता है, हम केवल इतना कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आउटपुट आपको मिला। तो अलाउद्दीन ने अगर रेवेन्यू रेंट जो था, टैक्स था, उसको 30 से 50% बढ़ाया, तो कुछ और भी किया, क्योंकि उसे एक आर्मी का गठन करना था, और आर्मी को क्या करना था, नकद में वेतन देना था। तो नगद में वेतन, कैश अगर सैलरी देना होगा तो क्या, कहां से पैसा लाएगा? और दिस इज द लैंड रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। देखा जाए तो सर हिंदुओं का ज्यादा जमीन होगी। तो डेफिनेटली था, तो खूब था, जमींदार उस समय नहीं थे। हाँ बिल्कुल थे, तो क्या 100% थोड़े ना मुस्लिम थे, जहां थे एक दो थे वो तो करते थे, तो उन्हें भी तो शौक श्रृंगार चाहिए, तो भी इंजॉय करते थे। भाई क्या हुआ कि ये अगर मान लो एक प्रांत है, तो कहां से इतने मुस्लिम लाएंगे? तो पीजेंट्स कौन है? हिंदू है। जमींदार कौन है? हिंदू है। एक दो व्यक्ति बैठा है ना, इसी को तो बढ़ाने के लिए तो कल्चरल इंटीग्रेशन कर रहा था ये, और यही काम मोहम्मद बिन तुगलक भी कर रहा था साउथ इंडिया में, कि नॉर्थ इंडिया में तो 100 साल में ठीक ठाक हो गए थे, धीरे धीरे अपना स्कैटरिंग हो रहा था, चारों तरफ फैल रहे थे, लेकिन साउथ इंडिया में कुछ नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यही काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये बढ़ा दिया, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। खम्स एक होता है, खम्स। खम्स को क्या कहते हैं बताओ? सब जनता जनार्दन है। खम्स क्या होता है? खम्स होता है वार बूटी। वार बूटी का मतलब युद्ध में जीता हुआ सामान या लूटा गया सामान। तो ऐसे ये होता था कि स्टेट इसमें 1/4 भाग लेता था, और सोल्जर्स में ये 4/5 भाग चला जाता था। सोल्जर्स में कितना जाता था? 4/5 भाग। और स्टेट कितना लेता था? 1/4 भाग। इसने उल्टा कर दिया, इसलिए ये जो ये था वो स्टेट का हो गया, और ये हो गया सोल्जर्स का हो गया। ये उल्टा कर दिया, कहा कि ये सब कुछ नहीं। 4/5 भाग पार्ट किसका होगा? यानी 1 रुपया में 80 पैसा किसका होगा? स्टेट का होगा, और 20 पैसा होगा सोल्जर। तो ये खम्स होते हुए वार बूटी होती है, यानी धन में, या कहीं गए और किसी कैंपेन में गए और वहां से ढेर सारा धन आ रहा है, तो उसका क्या किए कि 1/5 कौन ले लिया? 1/5 सॉरी, यहां पर 1/5 1/5 कौन ले लिया? स्टेट होता था। अब 4/5 किसके पास जाता था? सोल्जर के पास। ये कहा कि ना ना ना, ये उल्टा करो, और ये स्टेट का 4/5 हो गया, और सोल्जर का 1/4 हो गया, उल्टा कर दिया ये। अब सैलरी तो मिल रही है, और भी कर रहे हैं, मार्केट सब्सिडाइज कर देंगे, सब कुछ तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखते जाओ भाई, अब उनकी इसको अलग से नहीं लिखाएंगे ना। और करप्शन को रोकने के लिए खुद मुकदम को हटा दिया, कहा आप चलो यहां से। इसको KHUMS है, सॉरी ये है KHUMS, खम्स। हिंदी में लिखते हैं खम्स। Alauddin established a new department, Diwan-e-Mustaq Raj, to eliminate corruption from the revenue system. अलाउद्दीन
established new department to eliminate corruption. गलत हो रहा है ना, करप्शन अब धीरे जा रहा है, हमारी बैटरी बुझ रही है बुझ रही है 2 घंटे में बैटरी बुझती है। तो अलाउद्दीन एस्टैब्लिश्ड न्यू डिपार्टमेंट में बाकी का टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार को निवारण करने समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नया विभाग की स्थापना किया। उस नए विभाग का नाम था दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आएगा, दीवाने मुस्तक राज, दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट की स्थापना किसने किया था? यस, बलबन ने किया था। और दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन। इस विभाग में दीवाने रियासत के अंतर्गत आता था, दीवाने रियासत। हाँ, दीवाने रियासत, रियासत ये तो विभाग बना। अब दीवाने रियासत रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, पूरे आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करता दीवाने रियासत, ठीक है। तो दीवाने रियासत रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। दीवाने रियासत रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम या आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला विभाग कौन था? दीवाने रियासत। और राजस्व विभाग को कंट्रोल करने वाला कौन विभाग था? दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज ही दीवाने रियासत के अंतर्गत आता था, ठीक है। एक सराय अदल, सराय अदल, सराय अदल ये प्लेस ऑफ जस्टिस था, न्याय विभाग था। ये क्या था? न्याय विभाग। क्योंकि इसलिए इस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करते कि किताबों में लिखा रहता है, लेकिन हम फिर भी यहां लिखा दे रहे हैं कि आप लोग को एक बार याद रहे। कौन? दीवाने रियासत, इसके अंतर्गत दीवाने मुस्तक राज आया। सराय अदल न्याय विभाग से संबंधित था। किस संबंधित था? न्याय विभाग से संबंधित। राशनिंग प्रणाली आप समझते हो? राशनिंग प्रणाली, यस, राशन जो आपको गेहूं चीनी कंट्रोल में मिलता है, पहली बार स्टार्ट किया था इसने। अलाउद्दीन was the first who start the rationing system। आप समझ लीजिए कितना चालाक बुद्धिमान था। आप पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। तो लिख लीजिए, अलाउद्दीन यूज्ड टू अप्लाई राशनिंग सिस्टम ड्यूरिंग द ड्रॉट एंड लेस रेनफॉल। ड्यूरिंग द ड्रॉट एंड लेस रेनफॉल, सूखा और अपर्याप्त वर्षा के दिनों में, सूखा और अपर्याप्त वर्षा के दिनों में, अपर्याप्त वर्षा के दिनों में अलाउद्दीन ने राशनिंग सिस्टम को लागू किया। राशन प्रणाली, राशन प्रणाली मतलब क्या था? पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम आप लोग जानते होंगे। राशनिंग, हाँ, राशन, आप राशन प्रणाली लिख लीजिए।
नहीं वो नहीं आएगा, आप हिंदी में लिखा रहेगा राशन प्रणाली। हाँ। अब आइए मार्केट रिफॉर्म्स। हाँ? कहां भूल पाओगे यार, अलाउद्दीन को तो आप भूल ही नहीं सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स एंड मार्केट रिफॉर्म्स, और यही तो इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन के लिए। रिफॉर्म्स यही तो इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिफॉर्म्स क्यों किया बता चुके हैं आपको। नो, मार्केट रिफॉर्म्स क्यों किया? एक ये चाहता था कि एक बहुत बड़ी सेना रखें और सेना को कैश में हम सैलरी दें। तो इतना सैलरी हम नहीं दे सकते हैं कि जो ओपन मार्केट थी उस पर, उसके आधार पर उनका जीवन चल सके। तो इसने क्या कर दिया, मार्केट को ही सब्सिडाइज कर दिया, मार्केट को ही पूरी तरह से कंट्रोल में लाया। जो ये आप कैंटीन देखते हैं, ये किसकी सिस्टम है? अगर इसको कहा जाए कि अलाउद्दीन की सब्सिडाइज जो प्रणाली थी वो अग्रगामी थी आज की मिलिट्री कैंटीन की। भाई कैंटीन में जाता तो जो सेना है उनको क्या सस्ते दामों पर मिल जाता है। जो डीआरडीओ के लोग हैं, एचएएल के लोग हैं, उनको क्या होता है, सस्ते दामों पर मिलता है। जिस चीज को आप 100 रुपए में प्राप्त करेंगे उसको 50 में प्राप्त करते हैं। तो ये जो राशनिंग सिस्टम है, कैंटीन व्यवस्था जो है, वो किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन। कि एक बड़ी लार्ज आर्मी अगर हमको खड़ा करना है और सभी सेनाओं को हमें कैश में अगर सैलरी देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम इतना सैलरी नहीं दे पाएंगे कि वो सेटिस्फाइड हो सके। तो हम एक तरह से एक काम करें कि वो हम सिस्टम को ही सब्सिडाइज कर दें कि उनकी जो सैलरी मिले उनके जीविका चलाने से अधिक हो। तो जब अगर जीविका चलाने से अधिक उनकी सैलरी होगी तो निश्चित रूप से वो करप्शन में लिप्त नहीं होंगे, अदरवाइज वो करप्शन में लिप्त होंगे। आप समझ गए पूरे बाजार को, कि अगर पूरे मार्केट को सब्सिडाइज कर दिया, कई तरह के कंट्रोलिंग व्यवस्था कर दिया, सहनाई मंडी को वहां पर लागू किया। सहनाई मंडी रहेगा तो क्या देखेगा कि बाजार में कोई ऐसा तो नहीं है कि अधिक दामों में बेच रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कम तौल रहा है। सब कुछ को उसने क्या किया कि सब पर एकदम बरीद एक होता है। बरीद क्या होता है? गुप्तचर होता है। बरीद को नियुक्त कर दिया कि आप केवल ये देखोगे, घूम घूम के इंस्पेक्शन देखोगे कि ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति वो कर रहा है, क्या कहते हैं, लॉन्ड्रिंग कर रहा है, सामान को इकट्ठा कर रहा है, धरक दे रहा है, डंप कर रहा है, डंप करके निकालने के बाद वो बेचेगा। ये सब चीज तो नहीं हो रही है। कोई कम तो नहीं तोल रहा है, कोई अधिक दामों में तो नहीं बेच रहा है। जब मार्केट को सब्सिडाइज किया तो उससे सेना भी खुश हो गई और आम जनता भी खुश हो गई। तो प्रजा के लिए करता है। और इसी बात के जब इस तरह काम किया तो उलेमाओं ने उसको टोका। उलेमाओं ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, सभी को नहीं करना चाहिए, आप केवल इस्लाम के मानने वालों के लिए आप सब्सिडाइज मार्केट करिए, बाकी सभी के लिए ना करिए। तो उसी पर गुस्सा गया और कहा कि हम वही काम करते हैं जो प्रजा के हित में हो, कयामत में मेरे साथ क्या होगा ये मुझे पता नहीं है। बस उसके बाद उलेमा लोग दूर दूर हो गए। तो उसके खिलाफ फतवा निकालेंगे तुरंत सर कलम कर देगा। उसे सीधे मना कि जब उलेमा कहे कि आप ये क्या कर रहे हो हुजूर, केवल इस्लाम धर्मी लोगों को ही सब्सिडाइज मार्केट दीजिए, अन्य किसी को मत दीजिए। तो उस पर उसने कहा कि मैं प्रजा के हित में सारे काम करता हूं, और प्रजा कोई भी हो सकता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो मेरी प्रजा है। तो अगर ये मार्केट सब्सिडाइज इसने किया तो अकबर ने क्या किया था? टोडर बल के द्वारा दहसाला पद्धति को लागू किया, बंदोबस्त सिस्टम दहसाला पद्धति को लागू किया। तो इसलिए मार्केट इसने रिफॉर्म्स किया था। कई प्रकार के मार्केट बनाए, जहां पर कपड़े के लिए अलग से होगा, जो प्रेशियस चीजें होंगी उनकी अलग मार्केट होगा, घोड़ों के लिए अलग मार्केट होगा, सब, हाँ, ग्रेन के लिए, घी के लिए, सबका अलग अलग। अब लिख लीजिए फटाफट। अलाउद्दीन डिड नॉट
Alauddin did not only confine his activity, Alauddin did not only confine his activity